Hello, hello. Sound okay? Huh? All right. Okay. Okay. So when do you want me to begin? All right. It's four. Uh, I have Neha Katyal there. Good evening, Neha. Yeah. Yeah. Okay. 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 Hello. Hello. Yeah. Yeah. Yeah.
हेलो बर्नाली, हेलो ऐशानी, ईशान, शाहबाज, अनिल कुमार, राजेश शर्मा, सुलेमान, रिचा, अनिमेश, and other friends who are there and who will be joining now. हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो हमारे खाने के बारे में, जो कुछ हम खाते हैं उसके बारे में हमारी क्या समझ है और हम कैसे और वो कहाँ कहाँ से आया है। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और ये कल्पना करें कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं। आमतौर पे जैसे मिडिल क्लास के लोग, हमारे आपके जैसे लोग जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वैसे एक रेस्टोरेंट में आप गए और आपने वहाँ से बैठने के बाद आपने मेन्यू उठाया। मेन्यू को आप खोलते हैं तो उसमें आपको कुछ कैटेगरीज में जो कुछ खाना उस रेस्टोरेंट में सर्व होता है उसे डिवाइड किया गया होता है। और नॉर्मली वो इस तरह होता है कि उसमें एक सेक्शन होता है इंडियन, उसके बाद एक सेक्शन होता है साउथ इंडियन, फिर एक सेक्शन होता है मुगलई, जो असल में मुगलिया होना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों किसने उसको मुगलई कहना शुरू कर दिया है। जैसे मकबरा चौक को मुकरबा चौक कहना शुरू कर दिया है, ऐसे ही मुगलिया का मुगलई बन गया है। और फिर एक होता है चाइनीज। तो इनके बारे में बात करेंगे, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि जो कुछ हम खाते हैं वो कहाँ कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है। तो हम शुरू करते हैं पहले इस डिवीजन से। ये जो डिवीजन है जिसमें खाने का पहला सेक्शन इंडियन कहलाता है, उससे ऐसा लगेगा कि जो हिंदुस्तानी खाना है वो इस सेक्शन में मिलता है। अगले सेक्शन में साउथ इंडियन खाना मिलता है। तो क्या साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तानी खाना नहीं है? और उसके अलावा हिंदुस्तान के जो दूसरे हिस्से हैं, जैसे ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत है, पश्चिम भारत है जिसमें गुजरात का इलाका है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, ये या उधर पूरब में जाएं तो उड़ीसा का खाना है, बंगाल का खाना है। ये इन रेस्टोरेंट्स में इन सबका कोई जिक्र नहीं होता। तो एक बार मैंने उस रेस्टोरेंट के जिस रेस्टोरेंट में गया था, वहां के मैंने जो मैनेजर थे उनसे मैंने पूछा कि ये इंडियन क्या होता है। तो कहने लगे कि वेजिटेरियन। तो मैंने कहा कि जो मीट की जो डिशेज होती हैं, मछली से जो डिशेज बनती हैं, वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? तो वो थोड़े से कुछ हतप्रभ से हो गए कि ये क्या सवाल है। कहने लगे नहीं, हिंदुस्तानी खाना तो वेजिटेरियन होता है। तो अब जरा देखिए, हिंदुस्तान को देखिए। हिंदुस्तान में आदिवासी, जो उन लोगों के वंशज हैं जो आज से हजारों साल पहले, और आजकल जो रिसर्च हो रही है उससे पता चलता है कि अफ्रीका से जिन लोगों ने निकल के दुनिया भर को पॉपुलेट किया, उनमें वो सेक्शन जो हिंदुस्तान आ गया था, वो पहले अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे पहुंचा, फिर समुद्र के किनारे किनारे चलता हुआ, कुछ राह के मदद से, कुछ समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए वो भारत पहुंच गए थे आज से लगभग 60,000 बरस पहले। उनको और 10,000 बरस लगे हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में। ये वो लोग हैं जो अफ्रीका शुरू जिन्होंने किया था, जो
होमोसेपियंस की जो मूवमेंट शुरू हुई और उससे पहले निएंडरथल की जो मूवमेंट शुरू हुई, ये वो लोग थे जो आके जिन्होंने इन तमाम इलाकों को बसाया। तो अब आज के हिंदुस्तान के जो आदिवासी हैं, जो हमारी देश की आबादी का लगभग 8% हैं, उनके अगर आप खाने को देखें तो वो सब के सब मीट खाते हैं। बाकी तमाम चीजें भी खाते हैं, वो जंगलों की जड़ी बूटियां भी खाते हैं, वो रूट्स भी खाते हैं, वो जो कुछ गांव जंगल में मिलता है वो खाते हैं। ये 8% के करीब लोग हैं। उसके बाद हमारे यहाँ आदिवासी हैं और उनकी भी एक अच्छी खासी आबादी है और मेरा ख्याल है वो 17-18% के करीब हैं। और फिर मुसलमान हैं जो 13-14% हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-60 हज़ार के करीब लोग हैं वो हिंदुस्तान भर में, लेकिन एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन है। और हमारे देश की के मॉडर्नाइजेशन में, आधुनिकीकरण में पारसियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर बुद्धिस्ट हैं जो एक ज़माने में बहुत हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो हिंदुस्तान से बुद्धिज्म लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी लगभग 1% के करीब बुद्धिस्ट हैं। तो अगर इन सबको मिला लिया जाए, आदिवासी, दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, तो ये देश की आबादी का लगभग 44% बैठते हैं। और ये 44% मांसाहारी है। ऐसा नहीं है कि केवल मांस खाते हो, कोई भी मांसाहारी सिर्फ मांस पे नहीं जिंदा रहता, सिर्फ मीट पर या मछलियों के ऊपर जिंदा नहीं रहता, वो और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी अजीबोगरीब है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी उस वर्ड से लगता है कि जैसे वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे और आप सब्जियां भी खाते हैं और दालें भी खाते हैं और तरकारियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। कुछ लोग हैं जो शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं और वो आमतौर पे जो बातचीत होती है उससे हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिंदुस्तान का बहुमत शाकाहारी है। असल में ऐसा है नहीं। तो मिसाल के तौर पे हम एक छोटा सा एक कारवान हिंदुस्तान भर में लेके जाते हैं और हम शुरू करते हैं पश्चिम भारत के तटीय इलाके से, गुजरात के काठी इलाके से, और वहां से हम साउथ में मूव करते हैं पश्चिमी तट के साथ साथ। तो महाराष्ट्र आएगा और उसके बाद कर्नाटक आएगा और कर्नाटक के बाद केरला आएगा। फिर हम कन्याकुमारी से टर्न करेंगे तट के साथ साथ, तो फिर तमिलनाडु आएगा, उसके बाद आंध्रा आएगा, उसके बाद उड़ीसा आएगा, उसके बाद बंगाल आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा। उसे पार करने के बाद फिर भारत की का कुछ और हिस्सा जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह है, ये आएंगे। ये तमाम लोग जो समुद्र के तट के साथ रहते हैं, इनमें बहुत बड़ी आबादी उनकी है जो मछुआरे हैं और मछली पकड़ते हैं और मछली खाते हैं, उसके अलावा वो मांस भी खाते हैं। तो वो जो 44% हैं मांसाहारी, उनमें आप इनको और जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप मेन लैंड अंदर आइए और उत्तर से शुरू करते हैं। तो कश्मीर में बहुमत मुसलमानों का है, लेकिन उसके अलावा वहां कश्मीरी पंडित हैं जो ब्राह्मण हैं और सबके सब मांसाहारी। जो उसके नीचे जो इलाका हिमाचल का कहलाता है, जम्मू का कहलाता है, वहां डोगरे हैं और डोगरों में भी बहुत बड़ी संख्या मांसाहारी होती है। फिर आप उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड में दो बड़े हिस्से हैं, एक कुमाऊं का इलाका है और एक गढ़वाल का इलाका है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, जैसे कश्मीर के ब्राह्मण
और जैसे डोगरी भाषी क्षेत्र के ब्राह्मण, उस तरह यहाँ के ब्राह्मणों का भी बड़ा हिस्सा मांसाहारी है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट के ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं, बंगाल के ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं। बिहार में चला जाएं तो वहाँ का जो इलाका जिसको हम मिथिलांचल कहते हैं, वहाँ मैथिल ब्राह्मण रहते हैं और वो सबके सब मांसाहारी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको हम कायस्थ कहते हैं। वो यूपी के अलावा भी बहुत सारे इलाकों में हैं, वो उड़ीसा में हैं, वो बंगाल में हैं, वो असम में हैं, और वो सब मांसाहारी हैं। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में कई अलग अलग प्रजातियां हैं ब्राह्मणों की। उनमें एक सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनके दो बड़े सबसेट्स हैं, जो गौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं और चितपुर ब्राह्मण कहलाते हैं, और दोनों मांसाहारी। साउथ इंडिया के ब्राह्मण में काफी वेजिटेरियनिज्म है। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो तमिल ब्राह्मण वगैरह वो आमतौर पर शाकाहारी। उसके अलावा भारत में जितने क्षत्रिय हैं वो सब मांसाहारी हैं। शाकाहार भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मांसाहारी हैं, शाकाहार भी करते हैं सब। तो राजपूत हैं, वो ठाकुर हैं, वो क्षत्रिय हैं। फिर ये लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठे हैं जो मांसाहारी हैं। कुछ लोग मांस कम खाते हैं, मछली ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग ये फर्क करते हैं कि नहीं हम मांसाहारी नहीं है, हम तो केवल मछली खाते हैं। तो लेकिन मछली वेजिटेबल तो नहीं है तो मीट ही। तो अगर आप इन सबको जोड़ दें तो जो आपके पास हिंदुस्तान की छवि आएगी वो ये है कि हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा मांसाहारी, और वो आज से नहीं है, वो बहुत लंबे समय से मांसाहारी रहा है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है खाने के बारे में, एक तो इसको हमको भुला देना चाहिए। अब वो जो मेन्यू जिसकी मैंने बात की थी उसकी तरफ दोबारा लौटते हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई मेन्यू अपने आप को इंडियन फूड का मेन्यू कहता है और वो हिंदुस्तान की जनसंख्या के बड़ा हिस्सा जो खाना खाता है, जो चीज खाने में खाता है, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता, तो वो कितना इंडियन है? वो एक मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव खाना नहीं है, जिसको नेशनल फूड की तरह आजकल प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। वो सारे भारत का खाना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सारे भारत में नहीं खाया जाता, पहली बात। और दूसरे, सारे भारत का बहुमत उस खाने को नहीं खाता। वो इन चीजों को भी खा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका मुख्य भोजन जो है वो दूसरी चीज है। तो ये एक चीज मेरा ख्याल है हमको साफ कर देनी चाहिए। दूसरी चीज जिसके बारे में हमको जरा सोचना चाहिए, वो ज्यादा साफ हो जाएगी अगर हम इस मेन्यू को देखें जो वेजिटेरियन के नाम पर मिलता है। अब मैंने उसकी एक कुछ वहाँ डिशेस सर्व की जाती हैं, जो व्यंजन दिए जाते हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो मैं ज़रा वो पढ़ के आपको बताता हूँ। यहाँ वेजिटेरियन जो इंडियन फूड के नाम पे जो सर्व होगा आपको, उसमें स्नैक्स में जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने के लिए होता है, उसमें पनीर पकौड़ा मिलेगा आपको, और पनीर टिक्के मिलेंगे, और ये मिलेगा, और आलू के टिक्के मिलेंगे, और वो फ्राइड पोटैटो मिलेगा, और लेडी फिंगर मिलेगी, और आलू की चाट मिलेगी, वगैरह वगैरह। फिर शाही पनीर होता है, पनीर भुजिया होती है, कढ़ाई पनीर होता है, पनीर पसंदा होता है, तवा पनीर होता है, पनीर बटर मसाला होता है, चिली पनीर होता है, जो वो जो चीनी रेस्टोरेंट के नाम से जो चीनी फूड हम सर्व करते हैं, उसमें भी हम चिली पनीर सर्व करते हैं। मांसाहारियों के लिए चिली चिकन, और शाकाहारियों के लिए चिली पनीर।
और फिर पनीर का कौरमा होता है और पनीर मंचूरियन होता है, फिर वो चाइनीज खाने का कुछ इन्फ्लुएंस। और एक चीज होती है पनीर लबाबदार, मुझे पता नहीं वो क्या होती है लेकिन होती है। और ऐसे ही एक पनीर जाल फरेजी होती है और पनीर विंदालू होता है और मशरूम विंदालू। अब आप जरा गौर कीजिए, इस सब में अलग अलग तरीके से पनीर पकाया गया है। उसके अलावा आलू है और उसके अलावा मशरूम है ना। पनीर बिल्कुल सर्टेनली वेजिटेरियन नहीं है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोड्यूस है, डेयरी प्रोड्यूस है। और जो वेगन्स हैं वो इसे छूते नहीं, जो शुद्ध रूप से वेजिटेरियंस हैं वो इसको छूते नहीं। इस सारे खाने में पनीर है, उसके अलावा आलू है। आलू 400 साल पहले हिंदुस्तान में नहीं था, उसे पुर्तगाली लोग लेके आए थे। और वैसे अभी कुछ वक्त पहले, साल डेढ़ साल पहले, बड़े जोर का झगड़ा चल रहा था उड़ीसा और बंगाल के बीच में कि रसगुल्ला किसका आविष्कार है। उड़ीसा के लोग कहते थे कि ये तो हमारे यहाँ जो पुरी जगन्नाथ का मंदिर है उसमें ये प्रसाद के तौर से सैकड़ों साल से दिया जा रहा है और ये उड़ीसा का है। और बंगाल के लोगों को कहना था कि ये हमारा रसगुल्ला हमारा इन्वेंशन है। झगड़ा होता रहा और फिर वो बंगाल के नाम, उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आ गया, उसके खिलाफ उड़ीसा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अब उनको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रसगुल्ला छैने से बनता है और छैना हिंदुस्तान में पुर्तगाली लेके आए। हमारे यहाँ पनीर बनाने का दूसरा तरीका था, जैसा आजकल वो आपको गढ़वाल पनीर भंडार के ऊपर मिलता है, वो जो पनीर है उसके बनाने की प्रोसेस अलग है, वो हमारे यहाँ बना करता था। लेकिन छैना हमारे यहाँ नहीं बनता था। फटा हुआ दूध अपवित्र माना जाता था और फेंक दिया जाता था, वो बिल्ली बिल्लियों को, कुत्तों को दे दिया जाता था, इंसान उसको नहीं खाया करते थे, वो अपवित्र माना जाता। ये पुर्तगाली लेके आए। और अगर आपको असल में खाना है छैना कैसा होता है, तो आपका कभी अगर पुर्तगाल जाना, वहाँ गोवा जाना हो, तो गोवा के किसी पुर्तगाली फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट में जाके पनीर की डिश ऑर्डर कीजिए। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो ऐसा पनीर नहीं है पत्थर जैसा, ईंट जैसा, जैसा हमको यहाँ पर दिल्ली में या इन तमाम जगहों के ऊपर मिलता है। वैसे ये पनीर भी दिल्ली में भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन के बाद आया है। दिल्ली में 1947 से पहले पनीर नहीं हुआ करता था। रसगुल्ले की कहानी अलग है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वो पहले विश्व युद्ध के समय उसका इन्वेंशन हुआ है। पुरी जगन्नाथ के मंदिर में जो कुछ मिठाई प्रसाद में दी जाती होगी, शायद वो उसे रसगुल्ला कहते हो, लेकिन वो ये चीज नहीं थी, वो कुछ और होता होगा। वो क्या था अब हमको नहीं पता है। तो अब पनीर के अलावा जो दूसरी चीज मिल रही है वो आलू है, जिसको जो मैंने आपको बताया कि वो पुर्तगाल से आया है, और मशरूम। अच्छा, आलू वैसे सब्जी है ही नहीं, आलू तो एक पेड़ का स्टेम है, पत्ते नहीं है, वो लीफ नहीं है, वो स्टेम है। और उस स्टेम में 60% से 90% तक स्टार्च होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्ब वेजिटेबल नहीं होती। वेजिटेबल की पहचान है उसका रंग, जो ग्रीन होता है, कभी कभी रेड भी होता है, जैसे चौलाई के पत्तों में होता है, या चुकंदर होता है। और वो उसमें प्रोटीन होते हैं और उसमें विटामिन होते हैं। प्रोटीन कम होते हैं, विटामिन ज्यादा होते हैं फलों में, सब्जियों में। इसीलिए कहा जाता है कि फल सब्जी खाइए, आपको विटामिन मिलेंगे। विटामिन ए इस तरह के फलों में मिलता है, लाल रंग के में फला विटामिन मिलता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमको इंडियन के नाम के ऊपर जो हमको बताया जा रहा है कि वेजिटेरियन होता है, उसमें जो हमको सर्व किया जा रहा है उसमें वेजिटेबल तो है ही नहीं। मशरूम तो फफूंदी है जो रॉटन वेजिटेशन के ऊपर
बरसात के ज़माने में निकलती है और पहाड़ों में होती है, और हमारे इलाके में उत्तर भारत में या घाट के ऊपर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के ऊपर, ये जहाँ हैवी रेन का एरिया है, जहाँ पर ये रॉटिंग वोट और वेजिटेशन, उसके ऊपर ये फंगस निकलती है। और उस इलाके में रहने वाले लोग पहचानते हैं कि कौन सी फंगस जहरीली है और कौन सी खाई जाती है। ये फंगस जो आजकल, ये मशरूम जो आजकल, बटन मशरूम जो हम वेजिटेबल मार्केट से लेके आते हैं, इसका डेवलपमेंट और उसका कल्टीवेशन IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की। इसकी टेक्नोलॉजी नेचुरली होती थी, पर इसको कैसे लार्ज स्केल की पर प्रोड्यूस किया जाए, ये टेक्नोलॉजी IARI ने, पूसा इंस्टीट्यूट ने डेवलप की। और फिर उसने किसानों को बताया कि अपने घरों की दुछत्ती पे कैसे मशरूम की खेती की जा सकती है, ये इनकम की एक एडिशनल सोर्स बन सकती है। और 60 के दशक से पहले मशरूम दिल्ली में नहीं था, तो ये अभी आया है। आलू का जिक्र मैंने आपसे कर दिया, पनीर का कर दिया और मशरूम का कर दिया। इसके अलावा इनमें से तो कोई वेजिटेबल है नहीं। अब इस इंडियन मेन्यू में और क्या मिलता है? आपको पनीर के साथ मटर मिलता है, मटर पनीर मिलता है, मटर आलू मिलता है, मटर टमाटर मिलता है, और मटर बीन्स के साथ पका हुआ मिलता है, वगैरह। तो मटर हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय से, मोहनजोदाड़ो के समय से मटर की खेती हो रही है। लेकिन ये जो मटर है, जो लार्ज स्केल के ऊपर जिसकी अब खेती होती है और सब जगह मिलता है, ये यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वैसे ये हिंदुस्तान में भी होता था, पहले से यहाँ पर मौजूद था। और क्या सब्जी मिलती है इस वेजिटेरियन इंडियन मेन्यू में? गोभी, जो आलू के साथ पकती है, लेकिन गोभी फ्रांस से आई है, हिंदुस्तानी नहीं। और एक वो सलाद में पत्ता गोभी, कैबेज काट के दी जाती है, उसको भी पकाते हैं, आलू के साथ भी पका लेते हैं, मटर के साथ भी पका लेते हैं। कोई बहुत मजे की नहीं होती, कोई बहुत पॉपुलर डिश नहीं है, लेकिन वो भी वेजिटेबल इन रेस्टोरेंट में और खासतौर से मिक्स वेजिटेबल में ही मिलती है। कैबेज अंग्रेज लेके आए थे, हिंदुस्तान की नहीं है कैबेज। तो अब इस मेन्यू को आप देखिए, जिसको वेजिटेरियन इंडियन मेन्यू के हिसाब से बताया जा रहा है। इसमें जो कुछ सर्व किया जा रहा है वो मूलतः भारतीय नहीं है। जो सब्जियां मूलतः भारतीय हैं वो आपको इनमें से किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, और आप में से भी बहुत से लोग उन सब्जियों को नहीं खाते होंगे। तो अगर आपको ये सिद्ध करना है कि आप भारतीय हैं, तो वो सब्जियां तो जरूर खानी चाहिए, क्योंकि वो तो मूल रूप से भारतीय हैं। बाकी सब तो विदेश से मलेच्छ लेके आए। वो क्या चीजें हैं? टिंडा, आप में से कितने लोग खाते हैं? खीरा, ककड़ी, खीरा तो खैर सलाद में खा लिया जाता है, ककड़ी वो सलाद में खा ली जाती है, लेकिन टिंडा, तुरई, लौकी, एक वो चीज होती है जिसे कुंदरू कहते हैं, बथुए का साग, मेथी का साग, सरसों का साग, ये हिंदुस्तानी है। हालांकि ये सरसों भी, इसका जो मूल है वो तो भूमध्य सागर के आसपास का है, पर ये हिंदुस्तान बहुत बहुत लंबे समय पहले आ गई थी। एक और चीज है जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से भारतीय है और उसको बहुत कम भारतीय खाते हैं। सांभर रावण में डाल के साउथ में बना ली जाती है, उत्तर भारत में लोग उसे कम ही खाते हैं। माएँ जबरदस्ती करती हैं, खा लो, लेकिन बच्चे जो हैं बड़ा बुरा मुंह बनाते हैं। मैं बैगन की बात कर रहा हूँ। बैंगन का नाम संस्कृत में वतिंगन है। वतिंगन से बिगड़कर कलोकियल में, आम लोगों की भाषा में, वो बैंगन बना। बैंगन ने यहां से ट्रेवल किया और वो अफगानिस्तान पहुंचा और ईरान पहुंचा, वो इलाका जहां पे फारसी बोली जाती है, और वहां उसको बदिंगन का नाम दिया गया।
बैंगन से मिलता जुलता है, बैंगन से बदिंगन, बदिंगन ट्रेवल करके अरेबिया पहुंचा, वहां उसको अल बदिनजान कहते हैं। अल बदिनजान अरबों के जरिए ट्रेवल करके पहुंचा यूरोप, और फ्रांस में उसका नाम ऑबरजीन बना, और इंग्लैंड में ब्रिंजल। बैंगन, बदिंगन, अल बदिनजान, इससे मिलते जुलते नाम अगर आप गूगल में जाकर ढूंढें कि स्पेनिश में बैंगन को क्या कहते हैं और पोर्चुगीज में बैंगन को क्या कहते हैं और लैटिन में बैंगन को क्या कहते हैं, तो आपको बैंगन से मिलते जुलते नाम मिलेंगे। ये यहां से ट्रैवल किया। अभी जो पुराने वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। बैंगन, तंबाकू, मिर्च का एक ही परिवार है। अफ्रीका में बैंगन के जंगली फॉर्म्स पाई जाती हैं, और आज से कुछ तकरीबन 2 लाख साल पहले ये वो उसको कुछ जानवर खाते थे, उसके फल को, फिर उसका बीज उनके वो थूक देते थे, मतलब वो नहीं खाते थे, छोड़ दिया करते थे, या उनकी पॉटी में वो निकला करता था, या वो सूखे हुए उसके बीज उड़ जाया करते थे, और वो इस तरीके से उसने फैलना शुरू किया। तो वो अफ्रीका के नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका से उसने ट्रैवल करना शुरू किया। वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में गया, और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से वो ट्रैवल करते करते हिंदुस्तान आया, अबाउट 20 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले नहीं, एंड अबाउट अ मिलियन ईयर्स अगो, अबाउट 10 लाख साल पहले उसकी कुछ प्रजातियां हिंदुस्तान में विकसित हुई, जिनमें से एक को मानवों ने बाद में बहुत समय के बाद उसकी खेती करना शुरू की, और वो बैंगन की शक्ल में विकसित हुई। इस परिवार में कुछ 13,000 प्लांट हैं। इसके बाकी परिवार के सारे सदस्य अफ्रीका में, ये अफ्रीका में है। और ये अफ्रीका में कैसे है? ये आज से 20 लाख साल पहले जब दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, उस वक्त दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जिस वक्त उसको सारे एक बहुत बड़ा मिट्टी का उसका लैंड का एक पार्ट था जिसको पेंजिया कहते हैं, जिसने स्प्लिट किया अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो और इवन अर्लियर। उस वक्त जो बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म में ये पेड़ होगा, वो उस तरफ भी था जो अमेरिका में बन गया, और इस तरफ भी था जो अफ्रीका में था। जो अफ्रीका में था वो बैंगन में डेवलप हुआ, जो वहां था वो डेवलप हुआ कैप्सिकम में और तंबाकू में, और ये वहां से हिंदुस्तान पहुंचा। उसे हिंदुस्तान लेके आए पुर्तगाली। अब आज का जो हमारा खाना है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते बिना मिर्च के, लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में मिर्च नहीं थी। मिर्च पुर्तगाली लेके आए, ये दक्षिण अमेरिका की। तो हमारा खाना, इसकी आज जो शक्ल है वो बिना मिर्च के तो परिभाषित की ही नहीं जा सकती। उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हिंदुस्तानी खाने को बिना मिर्च के। मिर्च की एक कजन है जिसे शिमला मिर्च कहते हैं। उसका शिमला से कोई लेना देना नहीं है, वो दक्षिण अमेरिका से आई है। हिंदुस्तान में शायद पहली बार वो शिमला में बोई गई होगी, ये संभव है, इसलिए उसको लोग शिमला मिर्च कहने लगे। जैसे एक बीन हमारे यहाँ मिलती है जिसको हम फ्रांस बीन कहते हैं। ये फ्रांस बीन फ्रांस की नहीं है, ये भी दक्षिण अफ्रीका की है। और ये इसको पुर्तगाली और स्पेनिश लोग लेके आए, यूरोप गई है पहले,
और वहां से ये फ्रांस पहुंच गई और फ्रांसीसियों को ये बहुत पसंद आई। और उसके बाद फ्रांसीसी शायद उसको अफ्रीका लेके गए, जहां पे उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ था, जो फ्रांसीसी साम्राज्य था, वहां पर ये गई और शायद वहां से ये हिंदुस्तान आई और इसलिए ये फ्रेंच बीन कहलाती। एक बहुत लंबी लिस्ट है फलों की, जिनका जैसे अमरूद। अब सुना है कि इलाहाबाद के अमरूद बहुत अच्छे होते हैं और एक ज़माने में बहुत मशहूर थे, और अब कुछ और इलाकों में, पंजाब में यहाँ वहाँ अमरूद होने लगा है। आजकल तो खैर बाजार में वहाँ का थाईलैंड का अमरूद बहुत आ गया है, लेकिन जो अमरूद हिंदुस्तान में होता है वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भी पुर्तगाली लेके आए। और दक्षिणी अमेरिका में जो बड़े बड़े तोते होते हैं, पैरट्स, ये उनका फेवरेट फूड है। ये अमेज़न के इलाके में जंगली तौर पर अब भी मिलता है और उसकी ये रिफाइंड फॉर्म है जो वहाँ से पुर्तगालियों द्वारा हिंदुस्तान पहुंची और अब हिंदुस्तान भर में इसकी खेती होती है। अनानास वहीं से आया, दक्षिणी अमेरिका से। चीकू वहीं से आया, काजू वहीं से आया। तो आप देख रहे हैं अपना खाना, और जिसे हम हिंदुस्तानी खाना कहते हैं और जिसे हम हिंदुस्तानी वेजिटेबल्स कहते हैं, उनमें कितनी मूल रूप से हिंदुस्तानी है और कितनी बाहर से। और इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफ का रास्ता हो, कि जैसे वहीं से सब कुछ यहाँ आ रहा हो और हमारे पास कुछ हो ही नहीं। ये बहुत, जब मैं बात करता हूँ तो कई हमारे दोस्तों ने, सुनने वालों ने कहा है कि आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा कुछ नहीं, हमारा है कुछ। मैंने उन चीजों का जिक्र किया जो हम नहीं खाते हैं, जो हमारी हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं। गन्ना हिंदुस्तान से गया दुनिया भर में, और इससे पहले कि हिंदुस्तान को कॉलोनाइज किया गया, उससे बहुत पहले गन्ना जा चुका था। अरब के व्यापारी हिंदुस्तान से गन्ना लेके, और गन्ने से जो चीजें बनती थी, गुड़, शक्कर, बूरा, वो लेके जाते थे। और इंग्लिश का लफ्ज शुगर है, वो शक्कर से बना है, शक्कर की बिगड़ी हुई फॉर्म है। वो हिंदुस्तान से लेके जाते थे, उन्हीं के जरिए ये मिस्र पहुंचा, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं आजकल। तो गन्ना और गन्ने की खेती इजिप्ट में होनी शुरू हुई अरब के व्यापारियों के माध्यम से, और अरब के व्यापारी इस्लाम के एग्जिस्टेंस में आने से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ इस्लाम, उससे बहुत पहले से अरब के व्यापारी हिंदुस्तान से व्यापार कर रहे थे। और हिंदुस्तान का जो सबसे पुरानी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा के लोग, वो भी यूरोप से ट्रेड करते थे, ग्रीस से ट्रेड करते थे, और उस व्यापार में जो हिंदुस्तान और ग्रीस के बीच में हुआ करता था, उनमें बाकी तमाम चीजों के अलावा घी जाया करता था। यूरोप के लोग मक्खन बनाना जानते थे, वो ठंडे इलाके थे ज्यादातर, वहां मक्खन बना के रख लेते थे, कोई समस्या नहीं थी। हमारे यहाँ भी मक्खन बनता था, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत दूध बचा करता था। दूध कुछ देर बाद रैंसिड हो जाता है, फिर वो सड़ जाता है, फिर उसमें फफूंदी लग जाती है और मक्खन खराब हो जाता था। तो हमने मक्खन निकाल के, मक्खन को पका के, दूध का जो पार्ट थे उनको अलग करके, और सारी चिकनाई को अलग करने का तरीका सीखा। ये सिंधु घाटी के लोग इसका व्यापार करते थे। मैंने अभी आपको बताया अरब लोग गन्ने का व्यापार करते थे और चीनी का, शक्कर का व्यापार करते थे। गन्ना तो नहीं, लेकिन वो चीनी का व्यापार करते थे। और उनके
मध्यस्थता से, उनके इंटरवेंशन से गन्ने की खेती इजिप्ट पहुंची। इजिप्ट के लोगों ने गन्ने के रस से एक एक्सपेरिमेंट किया, एक 100% सोल्यूशन शुगर केन का बनाया। जो आप में से जो लोग जो इकोनॉमिक्स जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो जानते होंगे कि 100% सोल्यूशन क्या होता है। नमक का 100% सोल्यूशन ये होता है कि उसमें आप और नमक नहीं जोड़ सकते। शुगर का 100% सोल्यूशन ये होता है गर्म पानी में चीनी मिलाइए, मिलाते रहिए, पानी गर्म करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें और चीनी नहीं घुल सकती। वो 100% सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो उन्होंने 100% सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया गन्ने के जूस का, पका के, और उसको उन्होंने मिट्टी के सिलेंड्रिकल जार्स में एक धागा लटका के भर दिया और उसको महीनों रखा रहने दिया। महीनों में धीरे 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 क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स उस डोरी के चारों तरफ चिपक जाते थे। फिर वो उस मिट्टी के जार को, मर्तबान को तोड़ लिया करते थे और उसमें से एक ये कैंडल निकलती थी चीनी के क्रिस्टल्स की, जिसको वो हाथ से मल के अलग कर लेते थे। और इन क्रिस्टल्स को खाना खाने के बाद अपना मुंह साफ करने के लिए माउथ फ्रेशनर की तरह उसको इस्तेमाल करते थे। वो मिस्र से हिंदुस्तान आई और हम उसको मिस्री कहते हैं। गन्ने से जो चीजें बनती थी वो बूरा बनता था, गुड़ बनता था, शक्कर बनती थी, और ये सब मिलके खंडसारी कहलाती थी। खांड भी बनती थी। ये सब का सब हिंदुस्तान से इसने ट्रेवल किया और ये अफगानिस्तान और फिर ईरान और फिर वहां से बढ़ गया। खांड का कंद बना और कंद से गुलकंद बना और शकरकंद बना और जमीकंद बना। हर मीठी चीज के आखिर में कंद का लफ्ज लगा, ये खांड से गया है। और फिर ये कंद इंग्लैंड पहुंचा और वहां कैंडी बन गया और कैंडी बन के वापस हिंदुस्तान आया। इस तरीके से चीजें ट्रेवल करती हैं और ऐसी अनगिनत चीजें हैं। जब सिकंदर की फौजें हिंदुस्तान में दाखिल हुई, और ये आज से 2000 साल से ज्यादा समय पहले की बात है, तो सिकंदर ने अपने अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने अपने एक जनरल से कहा कि कोई भी इंटरेस्टिंग चीज देखो तो नोट करते रहो। तो उसकी डायरी से बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान के बारे में मिलती है। उसमें ये वो नोट करता है कि ये एक अजीब पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं है, पूरा पेड़ पत्ते का बना हुआ है, पत्ते ही पत्ते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उसका तना भी पत्ते का होता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े गुच्छों में फल लटकते हैं और उन फलों में बीज नहीं होता। और वो पेड़ एक लाइन में लगाए जाते हैं, रोज अपॉन रोज में वो प्लांट किए जाते हैं। वहां से प्लांटेशन का लफ्ज निकला, जिससे केले का एक नाम प्लांटेन भी बना। तो केले की खेती आज से 2000 साल पहले के समय में हिंदुस्तान में हो रही थी और वो खेतों में लगाई जा रही थी। इक्का दुक्का पेड़ नहीं, खेतों में, जैसे आजकल होती है। जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो यहां से दसियों हजार लोग ईस्ट यूपी से, बिहार से और उड़ीसा से जहाजों में भर भर कर ले जाए गए और उन लोगों को मॉरिशस में और फिजी में और वेस्ट इंडीज में बसाया गया और उनके जरिए गन्ने और केले की खेती इन तमाम इलाकों में की गई। इसलिए आपको मॉरिशस की जो लैंग्वेज है, जो क्रियोल बोली जाती है, उसमें आपको भोजपुरी और अवधी के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। वहाँ के जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम राम गुलाम था, और वेस्ट इंडीज का मशहूर क्रिकेटर था अरविंद कालीचरण, ये सारे, ये कौन है? ये यहाँ के गए हुए लोगों की, जो इंडेंचर्ड लेबर गया था, ये उनकी औलादे हैं और उनके जरिए गन्ना और केला दुनिया भर में पहुंचा।
और दक्षिणी अमेरिका में बहुत अलग अलग राज्य हैं जिनको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, क्योंकि वहां पे मल्टीनेशनल्स ने, अमेरिकन मल्टीनेशनल्स ने वहां के एग्रीकल्चर को टोटली मार्केट एग्रीकल्चर बना दिया है, और वहां तक गन्नों के, इसके केले के बाग हैं, और उनकी पूरी इकोनॉमी केले के एक्सपोर्ट के ऊपर चलती है। और वहाँ के जो डिक्टेटर्स हैं वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जेब में हैं, और उनकी मर्जी पर वो हटाए और बिठाए जाते हैं, और इसलिए उनको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन ये व्यापार भी एक तरफा नहीं है। केला मलाया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां से लेके मेक्सिको तक, इक्वेटर के आसपास जो बेल्ट है, इस पूरे इलाके में केला होता है। जितना अच्छा केला हिंदुस्तान में होता था, गालिबन वैसा कहीं और नहीं होता था, और इसलिए इसको ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने इसको प्रमोट किया और इसकी खेती जगह जगह की गई। केरला में सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है, उसमें एक ब्रेकफास्ट है एक बड़ा सा लाल केला, वो लगभग आधा किलो का एक केला होता है, और उसे स्टीम करके या बॉईल करके खाया जाता है। तो उसका टेस्ट आपको शायद कोई बहुत अच्छा ना लगे, वो कॉफी की तरह एक्वायर्ड टेस्ट है, या करेले की तरह एक्वायर्ड टेस्ट है। कुछ लोग नहीं खा सकते, कुछ को बहुत पसंद है। ये केला, लाल रंग का केला, जो केरला के फिक्स ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में काफ़ी रेगुलर रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है, स्ट्रीट साइड शॉप्स के ऊपर। आप इडली ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, आप केला भी ले सकते हैं। तो मैंने एक बार लिया था, मुझसे खाया नहीं गया, फिर मुझे इडली खानी पड़ी। तो वो केला मेक्सिको का है, और अब केरला की रेगुलर डाइट का हिस्सा है। जैसे हमारा केला अब दुनिया भर में, जो यहाँ से गया वो दुनिया भर में खाया जाता है, या शुगर केन जो यहाँ से गई, उससे दुनिया भर में चीनी खेती होती है। और शुगर केन के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें क्यूबा एक है, चाइना एक और है। वैसे शुगर केन चीन कैसे गया? वो बुद्धिस्टों के साथ गया। बौद्ध मत के साथ गन्ना चीन पहुंचा, और फिर वहां की चीन की खेती शुरू हुई। पालक एक चीज है, उसमें बहुत आयरन है, बहुत एनर्जी है, और बहुत विटामिन हैं, बट स्पेशली इज वेरी रिच इन विटामिन। और हम उसे दुनिया भर के तरीके से खाते हैं, साग के तरीके से, आलू में मिला के, सरसों के साग के साथ भी मिला के खाई जाती है, उसकी पकौड़ियाँ बनती हैं वगैरह वगैरह। ये हिंदुस्तानी नहीं। पालक 6वीं 7वीं शताब्दी में ईरान से हिंदुस्तान पहुंची, और ईरान से नेपाल के रास्ते चीन गई, और चीन में इसको आज भी पर्शियन वेजिटेबल कहते हैं। मसालों की बात कर लें, एक मसाला है जिसको हम दालचीनी कहते हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है। वो असल में इंडोनेशिया के पास कुछ आइलैंड्स हैं जिनको स्पाइस आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां दुनिया भर की बहुत सारी स्पाइसेस होती हैं। तो वो वहां से चीनी व्यापारियों के जरिए चीन पहुंचा, और चीन के लोग सिल्क रूट के रास्ते ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया से। तो ये वहां से सेंट्रल एशिया गया, और सेंट्रल एशिया से अरब गया, और अरबों ने इसका नाम दिया दार अल चीनी, चीन से आने वाली पेड़ की छाल। दार कहते हैं छाल को, दार अल चीनी। वो दार अल चीनी अरब से सेंट्रल एशियन, टर्किश, पर्शियन ट्रेडर्स के जरिए हिंदुस्तान पहुंची, और दालचीनी बन गई। हम लोग दाल बहुत खाते हैं, और अलग अलग शक्लों में खाते हैं। उसको हम पीस भी लेते हैं, उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं, उसके बड़े बनाते हैं, दाल दाल की तरह पकाई जाती है, साग में पकाई जाती है, उसको उबाल के आटे में मिला देते हैं, पीस के आटे में मिला देते हैं। कितने तरीके से हम दाल खाते हैं। दाल को
जब दाल की तरह पकाया जाता है तो उसमें हम थोड़ी सी, उसे छोंकते वक्त थोड़ी सी हींग डालते हैं उसमें। जितनी हींग हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है उसका 80 से 90% अफगानिस्तान से मंगाया जाता है। हमारी हींग बहुत ही घटिया तरीके की, घटिया किस्म की होती है, उसमें वो फ्लेवर और खुशबू नहीं होती। 90% ऑफ द हींग दैट वी कंज्यूम इज इम्पोर्टेड। लौंग, हमारे गरम मसाला में तो लौंग का होना जरूरी है। लौंग के पहले पेड़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु में लगाए थे। वो जो कौन सा वो नीलगिरी की पर्वत की पहाड़ियां जो हैं वहां पर लौंग के पेड़ पहली बार लगाए गए। लौंग भी का बड़ा हिस्सा आज भी हम आयात करते हैं और वो इंडोनेशिया के पास से आता है, इंडोनेशिया से उसके आसपास के इलाके से आता है। हमारे कौन से मसाले हैं? हल्दी हमारी, हल्दी हिंदुस्तानी है, अदरक हिंदुस्तानी है, काली मिर्च हिंदुस्तानी है, छोटी इलायची हिंदुस्तानी है। काली मिर्च वो चीज है जिससे जब तक दक्षिणी अमेरिका में कोलंबस नहीं पहुंच गया था, जब तक जिसे वो दुनिया जैसे ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, वहां खाने में तेजी लाने के लिए सबसे सिर्फ एक ही मसाला था, दो थे असल में। एक को पीपली कहते थे जो एक बेल से निकलती है और अभी हिंदुस्तान में वो आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होती है और हिंदुस्तान से वो एक्सपोर्ट होती थी। और एक बहुत बड़ा ग्रीक वो था स्कॉलर साइंटिस्ट प्लिनी द एल्डर एंड प्लिनी द यंगर। तो प्लिनी ने इसके बारे में लिखा है एज अ मेडिसन, पीपली के बारे में। और पीपली से ही बिगड़ के पेपर का शब्द बना, पेपर। धीरे धीरे अरब व्यापारियों के जरिए पेपर यूरोप पहुंची और वो भी तीखी होती थी, पर उसका मजा थोड़ा सा ज्यादा बेटर था पीपली से। तो धीरे धीरे पीपली मार्केट से निकल गई और काली मिर्च ने उस मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया और फिर उसका नाम पेपर पड़ गया। वैसे अगर आप घर में वो बनाए, क्या होता है ये डाबर का एक वो टॉनिक बनता है, वो एनर्जी देता है, च्यवनप्राश। तो अगर आप च्यवनप्राश के कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें उसमें पीपली जरूर पड़ती है। बहुत से लोग समझते हैं कि वो पीपल का फल है, वो पीपल का फल नहीं है, वो पीपली कहलाती है और एक बेल में से निकलती है। तो बहरहाल तो पीपली से पेपर बना और उसके बाद वो काली मिर्च के लिए वो इस्तेमाल होने लगा। जब कोलंबस को, और पेपर के ऊपर अरबों की मोनोपोली थी, अरब ट्रेडर्स की, और वो बताते नहीं थे किसी को कि कहां से लेके आए। और अरब के और यूरोप के लोगों को हिंदुस्तान आने का कोई रास्ता नहीं पता था। उसी तलाश में वास्को डी गामा निकला था और पूरा अटलांटिक घूम के और अफ्रीका का चक्कर लगा के वो हिंदुस्तान पहुंचा था। और कोलंबस को यह यकीन था कि अगर वो कॉन्स्टेंटली वेस्ट में मूव करते रहें तो वो ईस्ट पहुंच जाएंगे, जो सही बात थी, दुनिया गोल है। लेकिन उस वक्त तक पता नहीं था कि अमेरिका है बीच में। अमेरिका के जो दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं उनका दुनिया को में पता ही नहीं था। और अलेक्जेंडर के कोलंबस के समय था। तो वो निकले और वो वहां पहुंच गए दक्षिणी अमेरिका के पास जो टापू हैं, इंडीज, वेस्ट इंडीज, वहां पर कुछ वो आइलैंड्स में वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है। और वहां के जो लोग उन्होंने देखे, और क्योंकि उनका रंग तांबे जैसा था तो उसको उन्होंने रेड इंडियन का नाम दिया। और वो काली मिर्च अपने साथ लेके गए थे
और लोगों को दिखाते फिरते थे कि ये कहीं है, ऐसा कुछ है, वहां कुछ नहीं मिलता था। उनको फिर कैप्सिकम मिली और उन्होंने, वो ये तो मानने को तैयार नहीं थे कि हमसे गलती हो गई है, उन्होंने उसको ही पेपर कह के और अपने साथ लेके गए और इंग्लैंड में उसको, उसमें स्पेन में उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पेपर को। और उसको पेपर उन्होंने इसलिए कहा कि ये भी तीखा होता था और इसलिए इसका नाम पेपर पड़ा। हिंदुस्तान में काली मिर्च होती थी, इसी मिर्च का ये पूरी पकने से पहले अगर तोड़ ली जाए तो सफेद रंग की होती है, उसे सफेद मिर्च या दक्कनी मिर्च कहते हैं। और उससे भी पहली फॉर्म में तोड़ ली जाए तो वो हरी होती है। तो हरी गोल मिर्च होती है, सफेद गोल मिर्च होती है और काली गोल मिर्च होती है। हमारे यहाँ तीखा मजा देने वाली चीजों का नाम मिर्च था। जब ये पुर्तगाली लोग इस मिर्च को हिंदुस्तान लेके आए, इसको पेपर को, बेल पेपर को हिंदुस्तान लेके आए, हमने उसको चखा, हमको वो तीखा मजा लगा, हमने उसको मिर्च कहना शुरू कर दिया, इसलिए कैप्सिकम का नाम मिर्च हुआ। तो ये एक रफ सा में आपको मैंने आइडिया दिया है कि किस तरीके से ये चीजें ट्रेवल करती हैं, कहाँ कहाँ से गई हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने सफर किया है और कहाँ से कहाँ किस तरह हम तक पहुंची है। अब शुरू मैंने आपसे कहा था कि मेन्यू में इंडियन होता है और एक साउथ इंडियन होता है ना। साउथ इंडियन जो खाना है उसमें इन रेस्टोरेंट में क्या सर्व किया जाता है? अगर आप कर्नाटिक रेस्टोरेंट चले जाएं, जो तमिलियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट वहां चले जाएं, केरलन मलयाली फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट चले जाएं, वहां आपको सांभर वड़ा, दाल वड़ा, डोसा कम मिलेगा। वहां थाली में खाना मिलता है, उसमें अपम होता है, अवियल होता है, सांभर होता है, रसम होता है, पापड़म होता है और दुनिया भर की चीजें होती हैं। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं जो इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलई और चाइनीज सर्व करते हैं, ये सिर्फ इडली और डोसा सर्व करते हैं। साउथ इंडियन खाने में ये सिर्फ स्नैक्स हैं। आप अगर उत्तर भारत के खाने का रेस्टोरेंट खोल के बैठें और वहां सिर्फ पकौड़ियां सर्व करें और समोसे, तो कितने लोग वहां खाना खाने आएंगे? साउथ इंडियन के नाम पर आप सिर्फ स्नैक्स सर्व कर रहे हैं। और साउथ इंडियन क्या होता है? 4 राज्य हैं और चारों राज्यों का अलग अलग खाना है, बिल्कुल अलग अलग। उनकी हर एक के खाने में अपनी एक खासियत है। कहीं नारियल के तेल में पकता है, कहीं मिर्चों की बहुतात है, कहीं कुछ खटाई कुछ खास तरीके, कहीं छोंकने का तरीका अलग है, कहीं स्पाइसेस अलग हैं। सिवाय इसके कि वो चारों प्राइमरीली राइस ईटर्स हैं, बट प्राइमरीली राइस ईटर्स उड़ीसा के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, असम के भी हैं, मणिपुर के भी हैं, त्रिपुरा के भी हैं, मेघालय के भी हैं, अरुणाचल के भी हैं, बिहार के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी की मेजॉरिटी राइस ईटर्स हैं। अनाज, कश्मीर के लोग मेजॉरिटी राइस ईटर्स हैं, हिमाचल के मेजॉरिटी राइस ईटर्स हैं, उत्तराखंड के मेजॉरिटी राइस ईटर्स हैं, हिमाचल के मेजॉरिटी राइस ईटर्स हैं। वीट खाने वाला इलाका क्या है? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। ईस्ट यूपी में भी गोरखपुर, मलिहाबाद, ये बस्ती, ये तमाम इलाका ये राइस ईटिंग इलाका है। तो ये नेशनल के नाम पे जो खाना हमारे यहाँ सर्व किया जा रहा है वो उत्तर भारत के बहुत छोटे से इलाके का खाना है। और उसमें से भी जो सारी इंडियन वेजिटेबल्स हैं निकाल दी गई हैं और उसमें पनीर और आलू और टमाटर भी दक्षिणी अमेरिका से आया है, हिंदुस्तानी नहीं है।
ये 2-3 चीजें बुनियादी तौर पर खाने के बारे में याद रखने की जरूरत है कि जैसे दुनिया भर से चीजें हिंदुस्तान आई हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान से चीजें दुनिया भर में गई, और दुनिया भर के खाने इस कांस्टेंट मिक्सिंग का एक रिजल्ट है। इंग्लैंड में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे ट्रेडिशनली खाना शुरू पहले सूप से होता है, तो सूप में एक सूप जो वो खास तौर से सर्व करते हैं वो मुलगथौनी सूप है। मुलगथौनी सूप आपको मालूम है क्या है? काली मिर्च को कूट के गर्म पानी में उबाल लिया जाता है, बस। मुलगा इज काली मिर्च, तन्नी इज पेपर वाटर। केरला में लोग इसको खाने के साथ पीते हैं बिकॉज जो राइस ईटिंग लोग हैं और खाना खाने के बाद ज्यादा आप चावल खा लें तो नींद आती है, ये एक तो उसको काउंटर करती है, दूसरे वो शरीर को फूलने से रोकती है। इट्स ए वेरी गुड डाइजेस्टिव। यहां पर वो डाइजेस्टिव की तरह पिया जाता है, वहां वो सूप की तरह सर्व किया जाता है। यूरोपियन खाने में से अगर आप पेपर निकाल लें, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तो वो ब्लैंड बिल्कुल फीका खाना हो जाएगा। नमक के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। कुछ हर्ब थी, वो सेज था और ये इस तरह के कुछ वो लीव्स थी, उससे कुछ थोड़ा बहुत फ्लेवर डाल दिया करते थे। ये ओरिगेनो, वो भी मेरा ख्याल है वो स्पेनिश पोर्चुगीज है और मुमकिन है कि वो भी साउथ अमेरिका का हो। उसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं और वो भी बाद में आया। तो उनके खाने की जो शक्ल है वो इंडियन इंटरवेंशन के बिना नहीं बन सकती, यहाँ के ब्लैक पेपर के बिना नहीं हो सकती थी। अब एक चलते चलते मुगलई पे और बात कर ले। ये असल में मुगलिया होना चाहिए, जैसा मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, वो लिंग्विस्टिकली गलत है। और मुगलिया खाना, जिसको पहली बात तो जिसको मुगलिया या मुगलई कहते हैं, उसे किसी मुगल ने खाया नहीं था क्योंकि उस वक्त तक मिर्चें नहीं थी, और दूसरे इन खानों में तेल बहुत होता है, जो मुगलों के वक्त के खाने में भी होता था, लेकिन उसमें तेल नहीं होता था, वो सिर्फ घी में पका करते थे, देसी घी में। उस वक्त हिंदुस्तान में वेजिटेबल ऑयल्स इतने पॉपुलर नहीं थे, कुछ थे लेकिन उनका एरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। जैसे ईस्ट में मस्टर्ड ऑयल और साउथ में कोकोनट ऑयल। गुजरात और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी जो कुकिंग ऑयल था वो घी के अलावा तिल का तेल इस्तेमाल होता था। तिल वॉज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज, और तिल ऑयल भी एक ऐसी चीज थी जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे थ्रू दी अरब ट्रेडर्स, और वो भी ग्रीक सेटलमेंट्स के अंदर वो जार्स इंडस वैली के मिले हैं जिसके अंदर देसी घी या तिल ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता था विद हड़प्पन सील। तो इसकी बहुत खेती होती थी। अब तिल बहुत महंगा हो गया है। अब पूरे इलाके में और तमिलनाडु में भी और केरला में भी, तमाम इलाकों के अंदर अब जो बेसिक कुकिंग मीडियम है वो मूंगफली की प्रॉपर खेती हिंदुस्तान में 1850 के बाद शुरू हुई, और ये भी दक्षिणी अमेरिका से आया है। और पहले से तमिलनाडु में बोया गया था, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर ये वहां फैल गया, लेकिन उससे पहले ये गुजरात में और महाराष्ट्र में बड़े सफलतापूर्वक लगाया गया और अब वहां बहुत प्रोड्यूस होता है। अब आई थिंक हिंदुस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट एंड प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। काजू भी वही लोग लेके आए थे। अब हिंदुस्तान इज अमंग द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कैजू नट, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इज द टॉप मोस्ट इंपोर्टर ऑफ कैजू नट ऑल्सो, क्योंकि हम वो शेल समेत इंपोर्ट करते हैं और शेल उतार के उसे एक्सपोर्ट करते हैं।
लेकिन गोवा से लेके और उड़ीसा तक इस पूरे इलाके में आपको कोकोनट की खेती मिल जाएगी। गोवा में बहुत ज़्यादा, गोवा केरला में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मुगलिया खाना है वो तंदूर की कुकिंग थी जो सेंट्रल एशियंस हिंदुस्तान लेके आए, और भुनाई की कुकिंग जो हिंदुस्तानी है, इन दोनों के मिक्सचर से मुगलिया खाना बना। और हिंदुस्तान के बाहर कहीं मुगलिया खाना नहीं मिलता, बिलीव यू मी, कहीं नहीं मिलता है। मैं अभी पिछले साल मुझे मौका मिला था, मैं उस सारे इलाके में घूम के आया हूं जहां से बाबर आया था, और वहां का खाना हमारे मुगलिया खाने, जो मुगलिया खाना हमारे यहाँ होता है, वो उसकी प्रिमिटिव फॉर्म है। उसमें ना वो फ्लेवर है, ना वो मसाले हैं, वो कुछ अधकचरा पका हुआ सा खाना है जो हमारे तो भाई समझ में आया नहीं, उसमें मसाले होते हैं। तो ये एक शॉर्ट में ये एक कहानी है खाने की, और इससे आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि ये जो पूरी बहस है कि ये भारतीय है और ये अभारतीय है, ये बेकार की बहस है। जो कुछ यहां पर है आज, वो सब हमारा है, और इस सब के मिलने से ही हिंदुस्तान बनता है। थैंक यू वेरी मच। मैं 1 घंटे के करीब बोल चुका हूं। कुछ सवाल हैं तो मैं उनको देख लेता हूं जल्दी। और हाँ, नयना कह रही हैं कि कश्मीर में मस्टर्ड इस्तेमाल होता है। हाँ, अब होता है। मैं बात कर रहा हूं कि ये बहुत सारी चीजें, जैसे मूंग का तेल, अगर आप गुजरात के लोगों से पूछें कि गुजरात में, और मैंने पूछा था एक वर्कशॉप में कि गुजरात में मूंगफली की खेती कब से हो रही है, तो किसी ने कहा 4000 साल से, किसी ने कहा 3000 साल से, किसी ने कहा 500 साल से। एक्चुअली गुजरात में 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरू में खेती शुरू हुई थी मूंगफली की। और कुछ सवाल मैं देखता हूँ क्या है, बहुत सारे सब। तो मेरा ख्याल है बेसिकली सुलेमान साहब कह रहे रूम में कि हमको सुन सकते हैं, वो मेरा ख्याल है उन्होंने हमको बाकी वक्त भी सुना होगा। नहीं, मुझे पता नहीं सुरेंद्र जी आप किस वक्त आए थे। बिहार का जिक्र तो मैंने कई बार किया। एक तो मैंने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में हिमाचल का जिक्र किया था कि वहाँ के ब्राह्मण मीट खाते हैं, और फिर मैंने राइस ईटिंग इलाकों में जिक्र किया, और फिर मैंने जो कोस्टल एरिया है उसके अंदर मैंने जिक्र किया। तो फिश ईटिंग के अंदर फिर हाँ, तो लेकिन जाहिर है कि ये फिर राइस के इलाके में, राइस के बारे में मैंने कहा कि हिंदुस्तान का बहुमत राइस ईटिंग है, तब मैंने जिक्र किया। आयान चक्रवर्ती पूछ रहे हैं कि इस वीडियो को सेव कैसे किया जाएगा। मेरा ख्याल है इसके लिए आपको कारवान से पूछना होगा मुझे। अच्छा, वो ईशान ने जवाब दिया है कि वो इसको कारवान के यूट्यूब चैनल के ऊपर लोड करेंगे। ईशानी गुप्ता को टिंडे के जिक्र से बहुत पसंद आई। वैसे टिंडा काफी मजे की सब्जी है भाई, मैंने तो आज दोपहर में ही खाई। नयना ने मुझको बताया है कि कुंदरू खाने से बुद्धि कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ खाने को लेके अजीब अजीब मान्यताएं हैं। हाँ, ये कद्दू सीताफल, ये आपने बहुत अच्छा कहा। मैं बिल्कुल भूल गया था, 1-2 बार मेरे मुंह पर आया, फिर मैं भूल गया। ये इसको ईस्ट यूपी में, सेंट्रल यूपी में से सीताफल कहते हैं, कुछ लोग इसे कद्दू कहते हैं। ये जो सतपुड़ा के हिल्स हैं, इसके साउथ में सीताफल किसी और चीज को कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल को सीताफल कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे उत्तर भारत में से सीताफल कहते हैं, और मध्य भारत में और उसके नीचे उसे कस्टर्ड एप्पल को सीताफल कहते हैं। सीता जी ने ये दोनों फल नहीं खाए थे,
क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका से आए हैं दोनों के दोनों। और सीताफल या कद्दू या कुमड़ा, इसके छिलके और इसके बीज मैचू पिचू की बरियल साइट्स के ऊपर मिले हैं। और आप लोगों को कुछ लोगों को शायद ध्यान होगा, ये एक अमेरिका एक फेस्टिवल होता है हैलोवीन का, जिसमें बड़े बड़े सीताफलों के अंदर, पके हुए सीताफल के अंदर आंख नाक कान मुंह काट दिए जाते हैं, उसे बीच में से खोखला कर लिया जाता है और उसमें दिया जलाया जाता है। और उस दिन रात को कुछ लोग भूतों चुड़ैलों के हुलिया बना के निकलते हैं। इस फेस्टिवल की शुरुआत आपको पता है क्या है? ये नेटिव अमेरिकन का फेस्टिवल था। जैसे हम दिवाली पे दिए जलाते हैं और अपने घर के सामने रखते हैं, इस उम्मीद में कि लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता पृथ्वी पे आएंगी और हमारे घर को अगर दिया जलता हुआ देखेंगी तो हमारे घर में आ जाएंगी और उससे हमारे घर लक्ष्मी आएगी। वहां पर मान्यता ये थी कि ये जो पुराने जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी नेटिव अमेरिकन की, एबोरिजिनल अमेरिकन की, जो वहां के मूल निवासी थे, वो अपने खेतों में सीताफल में दिया जला के रखा करते थे, इस उम्मीद से कि उनके पुरखे आएंगे, अपना खेत को पहचान लेंगे और इसको ब्लेस करेंगे। क्योंकि उससे पुरखों की आत्माओं के आने का ताल्लुक था, तो मॉडर्न अमेरिका में उसको ये भूत प्रेतों का फेस्टिवल बना दिया गया। ये वहां का, ये इतना पुराना है फेस्टिवल। कद्दू हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी पुर्तगाली लेके आए। इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पैदा होती है। हमारे जितने बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जो इको चैम्बर होता है, जिसमें जब आप तार पे मिजराब से या उंगली से हिट करते हैं तो वो जो उनकी रेजोनेंस है उसको सस्टेन करने के लिए ये उसके नीचे ये लगाया जाता है तूंबा। ये तूंबा जिस कद्दू से बनता है वो आज भी हिंदुस्तान में नहीं होता और इंपोर्ट किया जाता है। डॉक्टर अनीश प्रधान, जिनका पीएचडी है हिंदुस्तान के म्यूजिक पे कॉलोनियल पीरियड का असर, उनसे मैं एक बार बात कर रहा था इस मसले पे, तो उन्होंने कहा कि आज भी हिंदुस्तान का जो सबसे अच्छा तानपुरा बनाने वाले हैं परिवार, वो नागपुर का है और वो ये कद्दू इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका से। अगर आप किसी पुराने म्यूजियम में जाएं और वहां हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स देखें, हमारे पुराने वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, उनके जो तूंबे हैं वो लकड़ी से कार्व करके बनाए गए थे, लकड़ी के तने में सुराख करके बनाया करते थे। ये हॉलो जो तूंबे हैं ये बहुत बाद में बनना शुरू हुए। और सितार तो था ही नहीं जब पुर्तगाली आए हैं। सितार एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुर्तगालियों के आने के बाद की है। वो अकबर के समय में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है उसमें सितार का जिक्र नहीं, और सितार बिना तूंबे के तो बन नहीं सकता। तो ये इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं कि ये सैकड़ों साल पुराना है वगैरह वगैरह, और हम जो अपने हर चीज़ को जो हम हज़ारों साल पहला कहते हैं, ये इनको अगर आप थोड़ा आराम से आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी पुरातन नहीं है जितनी हम उनको समझते हैं या समझाना चाहते हैं। तनु स्वादी पूछ रही है करेला, हाँ करेला हिंदुस्तानी है, बिटर गोर्ड हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी बहुत कम उसको खाते हैं, लेकिन कमाल की चीज़ है। और मुझको पता नहीं, कुछ लोग भरमा करेले पकाते हैं, हम भी भरमा करेले पकाते हैं, हम उसको स्लाइस करके और चने की दाल और प्याज के साथ भी पकाते हैं। पर जो मेरा फेवरेट है वो करेला कीमा है, जिसमें कीमा पका के करेले में भर के फिर पकाया जाता है। तो कभी मौका मिला तो, और आप लोगों ने सब सामान इकट्ठा कर लिया तो मैं पका दूँ। जी, इसके बारे में आप इमली के बारे में, तमरिंद, वो तमरे हिंद, यस तिमिरे हिंदी, ये दी डेट फ्रॉम इंडिया, ये माना जाता है कि ये अरब ट्रेडर्स ने इसको इनाम दिया था, तिमिरे हिंदी, द डेट फ्रॉम इंडिया। और इसको बाद में तिमिरे हिंदी पलट कर, और अरबी ज़बान में तिमिर
उसको कहते हैं खजूर को। तो हिंदुस्तान का खजूर इसको नाम दिया था अरबों ने, जिसको अंग्रेजों ने बिगाड़ कर तमरिंद कर दिया। अंग्रेजों की ये खासियत थी, जो भी नया लफ्ज उनको मिलता था उसकी वो कुछ और शक्ल बना लेते थे। हम भी ऐसा करते थे। वो थियोफिलस मेटकाफ था, उसका वो हमने मटका साहब नाम रख दिया था। और वो जो थे जेम्स स्किनर, उनको हम सिकंदर साहब कहते थे। तो हम भी ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। ये जी आपने सही कहा, सिनेमन को दारचीनी कहते हैं बंगाल में, वो असल दार अल चीनी है। तो दार उसके करीब है, या उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में उसको दार अल चीनी कहते हैं। कार्तिक साहब पूछ रहे हैं कि क्या कोकोनट हिंदुस्तान से है। मैं इसके बारे में अभी पिछले हफ्ते पढ़ रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो डीएनए की जो एनालिसिस हुई है उसमें श्रीलंका से इंडोनेशिया तक का जो इलाका है, यहाँ पर एक खास वैरायटी कोकोनट की थी, और एक और वैरायटी कोकोनट की अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। और अब पे ओरिजिनली थी, लेकिन अब अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे जो कोकोनट है वो प्राइमरीली इंडियन वैरायटी है। ये मिक्सिंग कैसे हुई इसके बारे में अभी बहुत रिसर्च चल रही है। अभी करंट थ्योरी ये है कि वो लोग जो अफ्रीका से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया गए थे, जो ऑस्ट्रेलियो एशियंस कहलाते हैं, वो बहुत बाद तक अफ्रीका से व्यापार कर रहे थे राफ्ट में, और उनके जरिए ये इंडियन ओशन से ये कोकोनट पैसिफिक ओशन पहुंचा, और वहां जाके ये दोनों वैरायटीज मिक्स हुई। अभी तो मुख्य रूप से 3 वैरायटीज हैं। एक इंडियन वैरायटी है, एक जो इंडियन भारत नहीं, इंडियन ओशन की वैरायटी, और दूसरी पैसिफिक ओशन की वैरायटी है, और एक तीसरी इन दोनों के मिक्सचर से बनी है जो ड्वार्फ वैरायटी कहलाती है। लेकिन अभी एग्जैक्टली ये तय नहीं हो सका है कि इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहाँ का है, कहीं का है भी कि नहीं। जी आपने सही कहा, ईरान के लोग पालक की बहुत सारी तरीके से पकाते हैं, और बैंगन को भी, और ईरानियों और इनसे ईरानियों से ज़्यादा अफगानी ये बैंगन के कितने तरीके की प्रिपरेशन बनाते हैं, और इसी तरीके से स्पेनिश और पोर्चुगीज भी बैंगन की बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं। अपने देश में ही ये बेचारा बेगुन कहलाता है और बदनाम है। सौराब जैसावाला ने सही कहा, ये जो जैसे जो हरी मिर्च कहते हैं उसको अगर हम न तोड़ें तो वो पक के लाल हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि लाल मिर्च ही होती है। असल में अगर आप गूगल पर सर्च करें ये कैप्सिकम, वैराइटीज ऑफ कैप्सिकम एंड लुक फॉर इमेजेस, तो ऐसी कमाल की आपको मिलेंगी। लाल रंग की, पीले रंग की, ऑरेंज रंग की, बैंगनी रंग की, सफेद रंग की, काली, डीप पर्पल, सैकड़ों तरह की, सैकड़ों साइजेस की, और सैकड़ों शेप्स की, और सबकी सब नीचे लटकती हुई नहीं थी, बहुत सारी साइडवेज निकलती हैं, कुछ क्लस्टर्स में निकलती हैं। और वो ना वो चाइनीज लाइट्स आती हैं जिन्हें मिर्ची लाइट कहती हैं, उस शक्ल की भी लाइट ये चिलीज होती है। नयना कह रही है, नयना, थैंक यू फॉर सेइंग दैट इंडिया majority is a majority rice eating country. It is. India has always been a majority rice eating and a majority meat eating country. गौरव शर्मा ने कहा कि व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैंगो, इज इट प्योरली इंडियन इन इट्स ओरिजिन। देखिए, मैंगो का भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर अभी तय नहीं हुआ है। मैंने अंडमान में देखा मैंजीफेरा इंडिका का एक पेड़,
एक पेड़ के ऊपर मैंने साइन बोर्ड देखा, प्रोबेबली गोइंग टू दिस आइलैंड, जहाँ पे एक वो मड वोल्केनो है। तो फिर मैंने, पर वो पेड़ मुझे नजर ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतना थिक कैनपी थी, तो मुझे काफी दूर हटना पड़ा और मेरे साथ जो लोग थे उनको मुझे रोकना पड़ा। काफी दूर जाके मैंने देखा एक वो बिल्कुल इट ग्रोज लाइक अ कोकोनट ट्री, बड़ा बहुत लंबा होके, और फिर ऊपर जाके उसकी ब्रांचेस हुई और उसके पत्ते लेकिन बिल्कुल आम जैसे थे। तो वाइल्ड शेप में ये अंडमान में है, लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है इक्वेटर के आसपास, इस पूरे में आम मिलता है। और मेक्सिको का भी आम होता है और थाईलैंड का भी आम होता है। मेक्सिको का खाने का मुझे मौका नहीं मिला, थाईलैंड का मैंने खाया था और मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो आम एक बहुत बड़ी बेल्ट में होता है, लेकिन जो वैरायटी है और जो उसके साथ खेल हुआ है हिंदुस्तान में, ग्राफ्टिंग और क्रॉस ब्रीडिंग करके, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और इसलिए ये कहना कि आम को आम बनाने में हिंदुस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो उससे बड़ा किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी और देश में नहीं हुआ। दीक्षा चौधरी कॉफी के बारे में पूछ रही हैं। कॉफी का प्लांट जहां तक मुझे ध्यान है, आई नीड टू चेकअप एंड आई कैन गेट बैक टू यू, पर मेरा ख्याल है कि ये ओरिजिनली इन द वाइल्ड बोलीविया का है। प्रणीत भूषण साहब ने पूछा है कि कैन यू कमेंट ऑन नॉन वेजिटेरियन प्रैक्टिस ड्यूरिंग वैदिक। ये एक अलग पूरी टॉक का एक अलग हिस्सा है, और एक मतलब इसके ऊपर एक अलग टॉक हो सकती है जो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी इसमें स्पेशली नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ईमेल इनको भेज दें कैरावैन वालों को, तो मैं आपको कुछ किताबें भेज दूंगा जरूर जिसमें इसका जिक्र है। लेकिन मीट वहाँ जरूर खाया जाता था वैदिक पीरियड के अंदर, और काफी खाया जाता था, और बहुत सारे यज्ञों में बलि दी जाती थी, और एनिमल सेक्रीफाइस लार्ज स्केल के ऊपर वैदिक पीरियड में हुआ करता था। जितने भी, बिकॉज द वैदिक पीपल वर आल्सो एनिमिस्ट्स, वो फोर्सेस ऑफ नेचर, वायु, जल, अग्नि, इनको ही तो वो वेनरेट करते थे। और ये सारे के सारे एनिमिस्ट जो प्रैक्टिस करने वाली जितने भी कम्युनिटीज थी, वो सब की सब लार्ज स्केल के ऊपर सेक्रीफाइस किया करती थी, एंड ऑल ऑफ देम वर मीट ईटर्स। सो वर द पीरियड ऑफ पीपल ऑफ द वैदिक एज। मेरा ख्याल है कि हमको तंदूर इंडस में मिलते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने कहीं तंदूर जैसी कुछ चीज देखी है। उसमें फरमाना में तो एक शराब का भट्टा भी देखा था। सोराब जस्सावाला साहब, मैं कुमाऊनी खाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मेरे पास है, क्योंकि मेरे जो ड्राइवर हैं वो कुमाऊं के हैं। एक जो बहुत मज़े की चीज़ बनाते हैं वो एक ये जैसे ये एक लेग्यूम है जो आजकल बहुत मशहूर हो रही है, सोया। इससे मिलता जुलता एक भट्ट होता है, काले भट्ट कहलाते हैं। तो काले भट्ट से उनकी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन बनती हैं। और उसके अलावा वो भांग के जो बीज हैं उन्हें सुखा के और उबाल के उससे बहुत अच्छी चटनी बनाते हैं। वो टॉक्सिक नहीं है, बहुत मजे की चटनी होती है। पर उसके बारे में पर अलग से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आपके लिए कर सकता हूँ। थैंक यू बर्नाली।
शाहबाज पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट बीफ इन प्री इस्लामिक इंडिया। देखिए पहली बात तो ये इस्लामिक इंडिया की जो इस्लामिक इंडिया एंड प्री इस्लामिक इंडिया, ये कोई टर्म ही अजीब गरीब है। तो मुसलमान हिंदुस्तान में आ गए तो हिंदुस्तान इस्लामिक कैसे हो गया, और जब वो नहीं आए थे तो वो प्री इस्लामिक कैसे था। मतलब ये जो टर्म्स हैं ये अंग्रेजों की पैदा की हुई हैं, ये बहुत गड़बड़ टर्म्स हैं। और उससे पहले बीफ खाई जाती थी, और बहुत सारी कम्युनिटीज हिंदुस्तान में, नॉट ओनली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, other large number of Indian communities, tribal communities and Dalit communities continued to consume beef till very recently, till bans and all that were placed on it. और जो बीफ का कंजम्पशन कब रुका उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, और जो प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी उन सब में एज लॉन्ग एज पीपल वर एनिमल हर्ड्स तो वो बीफ कंज्यूम किया करते थे। पर इसके बारे में फिर अलग से हमको बात करनी पड़ेगी, आज हमारे पास उसका समय नहीं है। मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे करीब ले चुका हूँ। ये अच्छा सवाल पूछा है ऋषिता ने कि मूंगफली को चिनियापन क्यों कहते हैं। तो अब ये पता नहीं है कि ये अब या तो ये मतलब ये कि चीन से आए हुए बादाम है, ये तो मुझको लगता नहीं। ये चिनिया छोटा होने की वजह से तो नहीं कहते, मुझे पता नहीं है। लेकिन इनको और भी कई जगह चिनिया बादाम कहते हैं, लेकिन इनका चीन से कोई ऐसा गहरा ताल्लुक है नहीं। आपने कहा कि मैंगो इज द फूड ऑफ द गॉड्स, बट मुझे भी बहुत पसंद है। और ये तो हमारी पुरानी आदत है ना कि जो जगह हमको अच्छी लगती है उसको हम स्वर्ग कह देते हैं, जो खाना हमको अच्छा लगता है कहते हैं भगवानों का खाना है। तो मुझे पता नहीं भगवान क्या खाते हैं, मुझे अभी तक यही नहीं पता कि वो हिंदी के नहीं। देखिए मेरा ख्याल है कि मुगलई जो है वो मिस प्रोनाउंसिएशन है, वो मुगलिया दरबार कहलाता था हमेशा, मुगलिया आदाब कहलाते थे, मुगलिया हुकूमत कहलाती थी, मुगलई नहीं कहलाती थी। ये कुछ लोगों ने या तो गलत प्रोनाउंस किया है या एक वर्ड क्रिएट कर दिया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो दिल्ली से अगर आप पंजाब की तरफ जाएं तो एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, ट्रैफिक राउंड अबाउट, जिसको मुकरबा चौक कहते हैं। वहां पर एक पुराना लोधी पीरियड का मकबरा है, वो मकबरा चौक था, वो मुकरबा चौक बन गया है। तो वो ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं और वो कुछ की कुछ हो जाती हैं, ऐसे ये भी बन गया। लेकिन जो करेक्ट लिंग्विस्टिकली जो करेक्ट है वो मुगलिया है। मुगलिया वुड मीन ऑफ द मुगल। जी, वो होली काऊ के ऊपर प्रोफेसर डीएन झा की किताब है, वो इस मामले में जो वैदिक पीरियड के अंदर कंजम्पशन ऑफ मीट काफी इंटरेस्टिंग काम है। दोस्तों अब मेरा ख्याल है आई ओवरस्टेड माय वेलकम। 1 घंटा 29 मिनट और 43 सेकंड हो गए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका, आप सबके कीन इंटरेस्ट का, और शुक्रिया कारवान का जिन्होंने मुझे एक बार फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। आदाब, नमस्कार।